फॉर्मेशन का नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन। तो नंबर थर्ड टॉपिक फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन में हम इसको दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सेक्शन ए, एडिशन ऑफ हेलोजन X2। नंबर सेकंड सेक्शन हम लोग डिवाइड करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX। सबसे पहला सेक्शन एडिशन ऑफ हेलोजन। व्हेन एल्कीन react with bromine in the presence of carbon tetrachloride, then double bond convert into single bond and both side bromine will attach। एक्चुअली जब एल्कीन पर ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे, आप सब बच्चे बहुत अच्छे से 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है और ब्रोमीन एल्कीन पर अटैच होने के बाद ऑयली कंपाउंड फॉर्म करता है। इस वजह से ऑयली कंपाउंड फॉर्म करने की वजह से एल्कीन्स को ओलिफिन्स कहा जाता है। एल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। एक्चुअली ब्रोमीन के साथ एल्कीन की रिएक्शन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। होगा क्या कि कोई भी हैलोजन इस डबल बॉन्ड पर जाकर के अटैच हो जाएगा और ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होगी। आप देख रहे हैं ब्रोमीन पूरी तरह से जाकर के इस एल्कीन पर अटैच होता है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। जनरली एल्कीन की फेवरेबल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम सेकंड सेक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX। एल्कीन पर HX की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? एल्कीन पर HX की रिएक्शन की जो स्टडी जिस साइंटिस्ट ने की थी, उस साइंटिस्ट का नाम है मार्कोनिकॉव। मार्कोनिकॉव सर ने एक रूल बनाया था जिसे आज मार्कोनिकॉव रूल के नाम से जानते हैं। वो मार्कोनिकॉव का रूल क्या है, आइए देखते हैं। मार्कोनिकॉव रूल, मार्कोनिकॉव्स रूल, इन शॉर्ट हम इसे MR लिखेंगे। मार्कोनिकॉव ने रूल दिया था कि जब हाइड्रोकार्बन एल्कीन, ध्यान दें, हाइड्रोकार्बन एल्कीन पर
जब HX की रिएक्शन कराएंगे तो नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन प्लस एंड हैलोजन माइनस, नेगेटिव पार्ट इस डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पर अटैच होगा। तो मार्कोनी का सर ने एक सिंपल सा रूल दिया था। वो रूल क्या था? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस unsymmetrical double bond, the negative part of the attacking reagent attacks itself to the carbon atom carrying lesser number of hydrogen atom. सुना आपने? नेगेटिव पार्ट ऑफ HX यानी X माइनस अटैक वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। negative part of HX means X minus attack on less hydrogen containing carbon। एल्कीन पर HX की रिएक्शन कराएंगे तो मार्कोनी कर्व रूल के अकॉर्डिंग हैलोजन अटैच होगा, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, तो लेस हाइड्रोजन है इधर, तो जिधर हाइड्रोजन कम है वहां हैलोजन, और जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है उधर लग जाएगा आपका हाइड्रोजन। सुना आपने? ये था मार्कोनी का रूल। अब कुछ अदर एग्जांपल देखते हैं। ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पर HCl की रिएक्शन कराएंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड CH2 देन CH3 प्लस HBr, क्या प्रोडक्ट बनेगा? देन CH3 plus HI, what is the next product? ये तीनों की तीनों रिएक्शन। अब तीनों के अंदर आप इस वाली एल्कीन को देखिए, इस वाली एल्कीन को देखिए, ये इस वाली एल्कीन को देखिए। अगर आप तीनों एल्कीन्स को ध्यान से देखेंगे, तीनों की तीनों कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनी हुई एल्कीन है, और HX का अटैक हो रहा है, तो फैक्ट मार्कोनी कर्व रूल लगेगा। आप सारे बच्चे ध्यान से देख लीजिए, मार्कोनी कर्व रूल कहाँ लगता है। तो आप देखिए, ये H प्लस एंड Cl माइनस, तो आप देखेंगे कि जितना भी हेलोजन वाला हिस्सा है वो नेगेटिव एरिया है, और नेगेटिव इन दोनों कार्बन में से किधर अटैच करेगा? बिल्कुल जिधर हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर CH3CH Cl लग जाएगा, देन CH3। इधर आप देखेंगे इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर दो दो हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पर आपका हेलोजन अटैच होगा? जिधर हाइड्रोजन कम होता है, यानी इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से आपका ब्रोमीन इधर अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको गौर से देखिए, देखिए ये डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन पर ये कार्बन को ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा और इस कार्बन को ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर लैक है, तो आयोडीन यहाँ लग जाएगा, मीन्स आपका यहाँ पर CH3 रहेगा, इधर आपका आयोडीन आ जाएगा, और यहाँ से आपका डबल बॉन्ड हट के हाइड्रोजन लग जाएगा। आप 3 रिएक्शंस ध्यान से देखें, तो क्या ये जो तीनों रिएक्शन है, क्या हर तरह की एल्कीन के पास पॉसिबल है? जी नहीं, ये तीनों रिएक्शन हर तरह की एल्कीन के लिए पॉसिबल
नहीं है। जैसे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और हमने लगा दिया यहाँ Cl। क्या इस पे HI का अटैक कराते हैं तो क्या मार्कोनी का रूल फॉलो होगा? जी फैक्ट, मार्कोनी काव रूल इधर नहीं लगेगा। तो मार्कोनी काव रूल क्यों नहीं लगा? सिंपल, ये जो एल्कीन है ना, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन आ गया, और क्लोरीन आते ही ये हाइड्रोकार्बन एल्कीन नहीं रहा, और हाइड्रोकार्बन एल्कीन नहीं रहने से यहाँ पर मार्कोनी काव रूल नहीं लगता। तो मार्कोनी काव नहीं लगता तो क्या होगा? यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा वक्त लगेगा इसे। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पहले फॉलो होगा रेजोनेंस। इफ रेजोनेंस इज नॉट प्रेजेंट देन फॉलो होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, इफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट प्रेजेंट देन फॉलो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मींस, आप ध्यान से देखिए, यहां पे क्लोरीन है, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड इधर खिसक जाएगा। इधर खिसक जाने की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से हाइड्रोजन पर प्लस और ये माइनस, मतलब ये प्लस अटैच होगा कहाँ पे? माइनस की तरफ, और माइनस अटैच होगा प्लस की तरफ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH2 Cl CH, ये नेगेटिव पे आएगा हाइड्रोजन, दैट इज CH2, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और CH2I। देखा? तो एक्चुअली हमारे सिलेबस में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन एल्कीन पे हैं, और हाइड्रोकार्बन एल्कीन पर आप HX का अटैक कराते वक्त आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि नेगेटिव पार्ट को उस डबल बॉन्ड कार्बन पर ऐड करना है जिधर हाइड्रोजन कम होता है। बिल्कुल एक्चुअल यही कॉन्सेप्ट है। अब हम सिंपल हाइड्रोकार्बन एल्कीन की मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। Now mechanism, एक्चुअली एल्कीन पर HX की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? HX की एल्कीन पर रिएक्शन कराने पर ये एल्कीन है, एल्कीन पर इस बॉन्ड को हम दो तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो इस बॉन्ड को इधर ट्रांसफर कर दें या इस बॉन्ड को इधर ट्रांसफर कर दें। अगर इधर ट्रांसफर होता मान लिया जाए तो RCH इधर नेगेटिव, देन इधर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर बॉन्ड को इस तरह से ट्रांसफर होता हुआ मान लिया जाए तो RCH इधर प्लस, देन CH2 माइनस। मेरे ख्याल में ये हर स्टूडेंट ये दो कंडीशंस के बारे में आराम से ऑब्जर्वेशन रखता है। हर बच्चे को ये दो कंडीशंस के बारे में नॉलेज होगी। सिंपल सी बात बोलिए, डबल बॉन्ड या तो उधर ट्रांसफर होगा या डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा। करेक्ट? इज दैट क्लियर? अब इन दोनों कंडीशंस के अंदर ये H प्लस और ये माइनस, तो बताइए ये H प्लस का अटैक कहां होगा? मैं आप सारे बच्चों को क्लियर कर देता हूं कि फेवरेबल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ये आप सारे बच्चों को याद करना बेहद जरूरी है। फेवरेबल रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज EAR, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा क्या? ये एल्कीन है। एल्कीन पर फर्स्ट अटैक किसका होगा जी? इलेक्ट्रोफाइल का। क्यों होगा? कि ये पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इन पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इस एरिया में, इस जगह पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप होने से मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप होने से क्या यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा? तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर नेगेटिव एरिया डेवलप होने की वजह से पहला अटैक Nu- का नहीं होगा, पहला अटैक पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल का होगा। अब एल्कीन पर फर्स्ट अटैक किसी इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव का ही पॉसिबल है, तो पहला अटैक H+ का होगा। अब H+ का अटैक होने से H+ का अटैक कहाँ होगा? इस वाले नेगेटिव पर, तो क्या बनेगा? RCH+ देन CH3, या इस वाली कंडीशन को माने तो H+ का अटैक कहाँ होगा? आप खुद बताइए। H+ का अटैक होगा इस वाले माइनस पर, तो दूसरी कंडीशन होगी RCH2CH2+। तो आप देखें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है H+ का अटैक होने के बाद। जैसा कि आप देखें कि पहला अटैक किसका होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव का? ऑफ कोर्स पॉजिटिव का, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने की वजह से हमारे पास या तो पॉजिटिव आता है या पॉजिटिव 1। अब ये वाला पॉजिटिव को आप देखेंगे तो ये 1 डिग्री है, ये वाले पॉजिटिव को आप देखेंगे 2 डिग्री। आप बताइए 1 डिग्री और 2 डिग्री में से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? तो जवाब यहाँ तक 11th आप पढ़ चुके हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आपका जवाब है 2 डिग्री मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल है, तो कहेंगे कि नहीं जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनेगा, मतलब मोर स्टेबल मोर फॉर्म। तो हमारे पास ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन आपके सामने बचा, इसके पास अब X- का अटैक होगा, और अटैक होने के बाद RCH इधर लग जाएगा हैलोजन, देन बन जाएगा CH3। तो आपने देखा किस तरह से एल्कीन पर HX का अटैक हुआ। तो फर्स्ट अटैक हुआ H+ का, इलेक्ट्रोफाइल का, और दूसरा अटैक हुआ X- का। H इधर आ गया, X इधर आ गया, मतलब HX का अटैक हो गया। HX का कंप्लीट अटैक हो जाने की वजह से वो एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये पूरा नाम हो गया इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑफ HX, HCl, HBr and HI, which is more reactive? रिएक्टिविटी मालूम करने के लिए आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि HCl, HBr और HI में कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। और हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इधर से इधर जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी एंड बॉन्ड क्लीवेज टेंडेंसी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी
इंक्रीज हो जाएगी तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर HCl से ज्यादा HBr देन HI होगा। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं हम एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल। इन शॉर्ट हम उसे AMR या इसका दूसरा नाम पेरोक्साइड इफेक्ट या इसका तीसरा नाम खरास इफेक्ट। ये है क्या? एल्कीन पर HBr की रिएक्शन जब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे, आप ध्यान दें, एल्कीन पर जब HBr की रिएक्शन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr मतलब ब्रोमीन का अटैक बताइए किधर होगा? तो जनरली हम सोचते हैं कि ब्रोमीन का अटैक वहां होगा जिधर हाइड्रोजन कम होता है, तो ये गलत है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ब्रोमीन का अटैक उधर होगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होगा, मतलब इधर आ जाएगा ब्रोमीन और दूसरी तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन। तो आपने देखा कि पिछले वाले मार्कोनी काव रूल के ये जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसे हम एंटी मार्कोनी काव रूल बोलेंगे या ये एंटी मार्कोनी काव रूल फॉलो करता है। तो क्या होता है एंटी मार्कोनी काव रूल? जी, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी काव रूल, in the case of addition of HBr to alkene, the negative part of attacking reagent Br minus will join to the carbon atom carrying more number of hydrogen atom. Is that clear? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मीन्स आपका जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन पर अटैच नहीं होके इस वाले कार्बन पर अटैच होगा। ठीक, तो मन में कई क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्या ये जो कॉन्सेप्ट है वो ओनली ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होगा? तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है क्या? एक्चुअली ऑर्गेनिक पेरोक्साइड अगर हम 12th NCERT के स्टैंडर्ड से बात करते हैं तो ये तीन ही हमें याद रखने हैं। हमारे पास ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपके सामने इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप एक बार ध्यान से देखिए इसे। ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अगर इस टर्सरी ब्यूटाइल में दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कंटिन्यूअसली कनेक्ट कर दिए जाएं तो ये हो गया, ये वाला एरिया है टी ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। अगर हम देखिए, आप सारे बच्चों को मालूम है CH3COOH एसिटिक एसिड है। अगर यहां से मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं CH3CO रह जाएगा और इसको यूं की तू रिपीट कर दूं OCOCH3, तो ये बन जाएगा एसिटिल और दो ऑक्सीजन कंटिन्यू आने की वजह से ये है पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड। और एक और एसिड बेंजोइक एसिड, बिल्कुल आप जानते हैं बेंजोइक एसिड
जो C6H5COO को मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये C6H5, तो ये बन जाएगा आपका बेंजोइल पेरोक्साइड। आपने देखा कि हमारे पास ये एसिटिल पेरोक्साइड, this one is benzoyl peroxide and this one is tertiary butyl peroxide। ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के एग्जाम्पल हैं। एंटी मार्कोनिकॉव रूल की मैकेनिज्म देखते हैं। एल्कीन पर HBr की रिएक्शन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हम ले लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे, देन क्या बनेगा? जैसा कि हमें अभी याद हो गया कि ब्रोमीन उधर अटैच होगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो प्रोडक्ट ये बनेगा। ऐसा कैसे? तो इसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले C6H5COO ये बेंजोइल पेरोक्साइड जो है इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से ये जो दोनों ऑक्सीजन के पास ये डॉट है ये स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट हो जाने की वजह से C6H5COO डॉट के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये बेंजोइल फ्री रेडिकल है। अब बेंजोइल फ्री रेडिकल आगे जाके ये वाला डॉट और ये डॉट इधर शिफ्ट होगा, ये वाला डॉट इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला डॉट इसी के साथ रह जाएगा, मतलब C6H5 के दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे और साथ में 2CO2 फॉर्म हो जाएगा। ये जो C6H5 डॉट है दरअसल ये HBr के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा। अब HBr के साथ C6H5 डॉट, अब बताइए H डॉट और Br डॉट में से किसके डॉट के साथ में रिएक्शन करेगा? C6H5 डॉट अगर इस Br डॉट के साथ में रिएक्शन कर ले तो C6H5 Br बन जाएगा और साथ के साथ H डॉट। और हम प्रीवियस वीडियो में आपको सिखा चुके हैं कि फ्री रेडिकल के केस में H डॉट फॉर्म नहीं होता है, तो होगा क्या? ये डॉट इसके डॉट के साथ C6H6 और साथ में Br डॉट बनाएगा। अब ये जो Br डॉट है, Br डॉट वो एल्कीन के साथ में रिएक्शन करेगा, एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा। अब एल्कीन के साथ रिएक्शन करने के बाद दो पॉसिबिलिटी हमारे सामने आएगी।
एक तो ये डॉट इस वाले कार्बन के डॉट के साथ या ये डॉट इस वाले कार्बन के डॉट के साथ रिएक्शन करे। अगर ये वाला डॉट इस वाले डॉट के साथ रिएक्शन करता है तो RCH ये डॉट Br डॉट के साथ में रिएक्शन करके ये बॉन्ड बना लेगा और ये बन जाएगा आपका CH2 डॉट। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर ये डॉट इसके डॉट के साथ रिएक्शन करे तो RCH डॉट CH2Br बन जाएगा। जी, इन दोनों में से मोर फेवरेबल, मोर करेक्ट, मोर स्टेबल कौन सा है? तो फ्री रेडिकल के केस में आप ये तो समझ ही गए होंगे, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और 1 डिग्री और 2 डिग्री में से मोर स्टेबल कौन सा होता है? ऑफ कोर्स 2 डिग्री मोर स्टेबल। मोर स्टेबल मीन्स मोर फॉर्म। अब ये ज्यादा बनेगा, अब ये ज्यादा बनेगा तो अब क्या होगा, इस पर अगेन HBr की रिएक्शन होगी और HBr में से H डॉट और Br डॉट का ये H डॉट इसके साथ चला जाएगा और CH2Br बन जाएगा और बाहर Br डॉट रिलीज हो जाएगा। तो आपने देखा कि ब्रोमीन कहाँ अटैक हुआ, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। इस तरह से ये थी मैकेनिज्म। इसके अंदर आपने देखा फ्री रेडिकल फॉर्म हुए, पहला अटैक फ्री रेडिकल का हुआ। इसमें आपने देखा H और Br दोनों के दोनों एल्कीन पर जाकर के अटैक हो गए, यानी HBr का अटैक एल्कीन पर अगर फ्री रेडिकल के केस में होता है तो वो एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, यानी ये एग्जाम्पल रहेगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एंटी मार्कोनी कर्व रूल does not apply on HCl and HI। मतलब अब ध्यान दे बच्चों, ये प्रोपीन है, प्रोपीन पर HCl की रिएक्शन लिखें और आपने यहां लिख दिया एसिटाइल पेरोक्साइड, या आपने CH3C डबल बॉन्ड CH2 पर HI की रिएक्शन लिख दी कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। व्हाट इज द प्रोडक्ट? हमारा आंसर होता है कि ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में नेगेटिव पार्ट उधर अटैक करता है जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो इस केस में ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है। अगर किसी क्वेश्चन में HCl और HI दे रखा हो तो पेरोक्साइड लिखा होगा, तब भी एंटी मार्कोनी कर्व रूल काम नहीं करेगा। तो ऐसे केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनी कर्व रूल के अकॉर्डिंग ही बनेगा। मतलब ऐसे केस में प्रोडक्ट मार्कोनी कर्व रूल के अकॉर्डिंग ही बनेगा। मीनिंग क्लियर है? CH3CH, यहाँ पर क्लोरीन, देन CH3 और आयोडीन कहाँ लगेगा? जिधर कार्बन पर हाइड्रोजन कम होगा, यानी यहाँ आयोडीन आ जाएगा और ये आपका दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपने देखा कि HCl और HI की प्रेजेंस में पेरोक्साइड होते हुए भी एंटी मार्कोनी कर्व रूल नहीं लगा। क्यों? तो इसका जवाब दिया जाता है कि HBr और HCl
में HBr में एंटी मार्कोनी कर्व रूल लगता है, पर HCl के लिए ये नहीं लगता। ऐसा क्यों? या दूसरा क्वेश्चन बनता है कि HBr में एंटी मार्कोनी कर्व रूल बन जाता है, जबकि HI के अंदर एंटी मार्कोनी कर्व रूल नहीं लगता। दरअसल इसके दो अलग अलग कॉन्सेप्ट से हम इसकी स्टडी करेंगे। एक्चुअली HCl और HBr में HCl की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, और HCl की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ड्यू टू मोर बॉन्ड एनर्जी Cl डॉट यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल विल नॉट फॉर्म इजीली। ध्यान दें, क्लोरीन फ्री रेडिकल इजीली फॉर्म नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड एनर्जी HCl की ज्यादा है HBr के कंपैरिजन में। दैट इज व्हाई ये मार्कोनी का रूल HBr के लिए आसान है कंपैरिजन टू HCl। अगर यही एक्सप्लेनेशन HI के लिए देना हो तो नो डाउट HI को लीस्ट बॉन्ड एनर्जी चाहिए, बट I डॉट इजीली फॉर्म, but I dot need more activation energy एक्चुअली आयोडीन फ्री रेडिकल के केस में एल्कीन पर जब अटैक होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उतनी एनर्जी रिएक्शन टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होने की वजह से आयोडीन फ्री रेडिकल की रिएक्शन इजीली नहीं हो सकती है, नहीं हो पाती है। दैट इज व्हाई इसके आगे हम आगे भी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।